Hi everyone, welcome back to Loki Psychologist, and we are back with Unit 2 of Introduction to Psychology, Learning and Memory. Unit 1 we have already covered. अगर तुमने नहीं देखा है तो I'll attach it over here and you can check that out. So let's go over हमें इस यूनिट में करना क्या क्या है. We'll do पहले तो पूरा लर्निंग, क्या क्या लर्निंग के अंदर आ गया हमारा, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लर्निंग. देन वी हैव क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन, ऑपरेंट लर्निंग, उसके प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड कॉग्निटिव लर्निंग. ठीक है, दिस इज़ द पोर्शन ऑफ लर्निंग. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी, देन उसके डेफिनेशंस, मॉडल्स, फॉरगेटिंग एंड इम्प्रूविंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट. आज मैं तुम्हें ये 3 चीज़ें कवर करा दूंगी, लर्निंग, नेचर ऑफ लर्निंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग. सो अगर हम लर्निंग की बात करें तो व्हाट इज़ लर्निंग? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एक्सपीरियंस प्रोड्यूसेस अ रिलेटिवली एंड्योरिंग चेंज इन एन ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर और कैपेबिलिटीज़. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस एक रिलेटिवली एंड्योरिंग चेंज प्रोड्यूस कर देता है आपके बिहेवियर में, आपकी कैपेबिलिटीज़ के अंदर. इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करूँ तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपका एक बिहेवियर के अंदर या आपकी कैपेबिलिटी में चेंज आ गया है, जो कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट स्टेबल रहेगा. लेट्स से दैट यू आर स्टडिंग दिस डेफिनेशन, तो तुम्हारे माइंड में वो कैपेबिलिटी चेंज हो गया, आपके माइंड के अंदर ये डेफिनेशन फिक्स हो गई कि लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच एक्सपीरियंस प्रोड्यूसेस अ रिलेटिवली एंड्योरिंग चेंज इन एन ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर. हो सकता है यू लर्न इट फॉर अ वीक, एक हफ्ते बाद तुम्हारे माइंड से टाटा बाय बाय हो जाएगा, तो वो रिलेटिवली एंड्योरिंग है, कुछ टाइम तक तो रहा. ठीक है, these the term capabilities highlight a distinction made by many theorists, knowing how versus doing. तो कैपेबिलिटी के अंदर वही है, डिस्टिंक्शन एक करा गया है. एक तो होता है कि आपको पता है आप कैसे कर रहे हो और एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपीरियंस में भी हमें इमीडिएट नॉलेज प्रोवाइड करवा देता है. ठीक है, बट अगर हम मेजर करें उसको कि लर्निंग से एक्चुअली परफॉर्मेंस के अंदर चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट यू आर प्लेइंग बास्केटबॉल. ठीक है, एंड आपको एकदम से वो पता लग गया कि हाँ हमें एक पर्टिकुलर शॉट कैसे मारना है जिससे बॉल बास्केट में जाएगी ही जाएगी. आपको नॉलेज तो आ गई, बट क्या आप वो एक्चुअल में अप्लाई कर रहे हो? व्हेन यू गो इन द ग्राउंड, आर यू एबल टू अप्लाई इट और नॉट? Then learning refers to the process through which an individual acquires new information, skills और behavior pattern as a result of experience. So वही definition है, वही चीज़ है, बस इसमें 3 चीज़ें ऐड हो गई. इन्फॉर्मेशन कैसे आप एक्वायर करते हो, स्किल कैसे आप एक्वायर करते हो, और आपके बिहेवियर पैटर्न्स कैसे चेंज होते हैं. बहुत सारे मैकेनिज्म से हो सकती है, प्रैक्टिस से हो सकती है, फीडबैक से हो सकती है, ऑब्जर्वेशन से हो सकती है, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है जैसे आपके स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह, इनफॉर्मल में हो सकती है आपकी एवरीडे लाइफ में. लर्निंग जो है वो इंटेंशनल भी हो सकती है, जब आप कोशिश कर रहे हो, जैसे कि आप ये वीडियो चला रहे हो तो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, यू आर ट्राइंग टू लर्न कि मेरे पेपर में क्या क्या आएगा. अनइंटेंशनल भी हो सकती है जहाँ पे बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं वो विदाउट एनी एफर्ट हो जाते हैं. यू गो थ्रू समथिंग एंड देन यू रियलाइज दैट ओके आई एम नॉट सपोज टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग. फॉर एग्जाम्पल आप जब छोटे होते हो आपने आग पे हाथ रख दिया, देन यू रियलाइज ना इट्स वेरी हॉट एंड आई एम नॉट सपोज टू डू दैट, इट्स बर्निंग माई हैंड, तो यू टेक इट ऑफ. तो आपने वो अनइंटेंशनली चीज़ सीख लिया, अब आपका वो एक रिलेटिवली एंड्योरिंग चेंज बन चुका है. व्हेन वी टॉक अबाउट कंडीशनिंग पे हम बाद में आएंगे, पहले लेट्स टॉक अबाउट द लर्निंग का कॉन्सेप्ट पूरा. Concept of learning, similar to the concept of evolution, emphasizes the importance of adapting to behavior. जैसे evolution कहता है कि हमें environment बहुत सारे challenges लाती है, उनको face करना होता है, और उसके हिसाब से हमें adapt करना पड़ता है, अपनी biological characteristics को बनाना पड़ता है. वैसे ही learning के अंदर भी आप कहीं ना कहीं अपने environment से adapt करते हो. अगर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिकली बेस्ड ट्रेट्स दैट एनहांस एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स एनवायरमेंट आर मोर लाइकली टू बी ट्रांसमिटेड टू सब्सिक्वेंट जनरेशंस. एज द जनरेशन पास, द फिजिकल बिहेवियर और characteristics influenced by these genes appear with increasing frequency in the population and eventually become a part of their nature. आसान भाषा में बोलूँ तो जैसे जैसे आपके सर्वाइवल के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे और माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, दैट्स वाई हमारा ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग है. तुम लोग यूज़ नहीं करते हो वो बात अलग है, बट दैट इज़ वाई योर ब्रेन हैज़ सो मेनी एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सर्वाइव. दिस वॉज बाय द वे गिवन बाय चार्ल्स डार्विन. While evolution explains the biological adaptations passed across generations, learning refers to the personal adaptation. Evolution की बात करते हैं तो आपके जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, जैसे कि यू मस्ट हैव हर्ड कि पहले जो ह्यूमंस थे दे वर लाइक दिस, उनका पॉस्चर ये होता था, फिर वो धीरे धीरे ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, एंड नाउ वी कैन स्टैंड स्ट्रेट. बट देन वी आर अगैन डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ आवर फोन्स एंड आवर बैड हैबिट्स, तो हमारा पॉस्चर वापस ऐसे होते जा रहा है.
हैज़ योर रिमाइंडर टू सेट स्ट्रेट, ठीक है। और लर्निंग वो है जो आपके लाइफ स्पैन के अंदर कुछ ना कुछ अडेप्टेशन आती है, पर्सनल अडेप्टेशन आती है आपके बिहेवियर में, आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर, आपके लाइफस्टाइल में एक तरह से, ठीक है। लर्निंग फोकसेस ऑन हाउ बिहेवियर चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, कैसे आपका बिहेवियर थ्रू आउट योर लाइफ इन्वायरमेंट के रिलेशन में चेंज होता है। ऑल्दो स्पेसिफिक बिहेवियर्स आर लर्नड मे डिफर अक्रॉस स्पीशीज़, फॉर एग्जाम्पल डियर इज़ ओके, देखो बिहेवियर ऑब्वियसली जो आप लर्न करते हो वो स्पीशी से स्पीशी वैरी करेगा। जैसे कि आप अगर मैकडी पे जाके खाना खा रहे हो तो कोई डियर या कोई लायन या कोई रैबिट वो चीज़ नहीं करेगा, बिकॉज हर स्पीशीज़ की अपने अलग अलग डिमांड्स होती हैं। बिकॉज एनवायरमेंट कंटेन्स न्यूमरस इवेंट्स एंड स्टिमुलाई, ईच ऑर्गेनिज्म मस्ट लर्न कि कौन सा इवेंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अ डियर डज नॉट हैव टू गो टू अ मैकडोनल्ड्स टू ईट फूड, विच स्टिमुलाई प्रिडिक्ट दैट अ सिग्निफिकेंट इवेंट इज अबाउट टू अकर, जो आप अपने माइंड में एसोसिएशन बनाते हो, वेदर इट्स रिस्पॉन्सेज विल लीड टू पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी आप कर रहे हो और सीख रहे हो उसके रिस्पॉन्स नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। लर्निंग प्रोसेस स्टडीड इन दिस चैप्टर हेल्प्स ह्यूमंस एंड अदर स्पीशीज एड्रेस वन और मोर ऑफ दीज। कैसे आप मतलब बेसिकली ये पूरा का पूरा जो यूनिट है लर्निंग वाला पोर्शन वो यही बता रहे हैं कि कैसे ह्यूमंस या दूसरी स्पीशीज अडेप्ट करती हैं इन चैलेंजेस से। मेनली हम ह्यूमंस पे फोकस कर रहे हैं। हैबिचुएशन की अगर बात करें तो इमेजिन दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्सपेरिमेंट, एक क्वाइट लैबोरेटरी के अंदर, एकदम से बहुत जोर से एक आवाज़ आती है तो आपकी बॉडी एकदम से जर्क कर जाती है, यू फील कर रही क्या हो गया, यू नो द शॉक दैट यू गेट। तो आप वो साउंड ढूंढते हो कि वो कहाँ हुई, एंड अगर बार बार वो साउंड आएगी तो आपकी ऐसे हो जाती है कि हाँ ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ हैपनिंग। तो दिस इज़ कॉल्ड हैबिचुएशन। इट इज़ अ डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिस्पॉन्स, decrease in the strength of a response to a repeatedly presented stimulus. For example, you have an exam tomorrow and बाहर कोई शादी वादी है तो बारात आ रही है, ड्रामा हो रहा है, बहुत ज़्यादा म्यूजिक चल रहा है, तो इनिशियली तो you'll get very irritated कि यार क्यों इतनी नॉइज़ आ रही है, बट देन आफ्टर अ पॉइंट आधा एक घंटा तुम फोकस करोगे, तुम भूल जाओगे कि बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, बिकॉज यू आर गेटिंग हैबिचुएटेड टू इट। अब तुम्हें वो इफेक्ट नहीं कर रहा, तो उस स्ट्रेंथ का जो उस चीज़ का स्टिमुलस का जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हारे ऊपर कम हो गया है, तो अब तुम वो सेम रिस्पॉन्स नहीं दोगे। और ये बहुत सारी स्पीशीज़ में हुआ है, जैसे ह्यूमंस हो गए, ड्रैगन फाइल्स हो गए, सी स्नेल्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल अच्छा ये देखो, अगर मान लो सी स्नेल की स्किन को एक पर्टिकुलर जगह पे टच करते हो तो वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, बट तुम दोबारा टच करोगे तो वो रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाएगा एंड देन दोबारा वो रिट्रैक्ट नहीं करेगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अडेप्टिव फंक्शन, ठीक है, क्योंकि अगर आप हर एक स्टिमुलस पे रिएक्ट करने लग जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाओगे और बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाओगे एनर्जी से। क्यों? क्योंकि जब तुमने एकदम से वो आवाज़ सुनी तो तुम एकदम से व्हाट हैपेंड, यू नो हाउ व्हेन योर मदर इज टेकिंग हर नैप एंड वो 20 मिनट जो उनके दिन के होते हैं, देन यू गो यू आर लाइक मम्मी एंड देयर लाइक व्हाट हैपेंड, तो वो एकदम से उसमें बहुत एनर्जी लगती है, तो यू गेट बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड अबाउट इट। तो अगर आप हर रिस्पॉन्स पे वैसे एक्ट करने लग जाओगे, हर स्टिमुलस पे वैसे रिस्पॉन्ड करने लग जाओगे, तो ऑब्वियसली यू विल बिकम वेरी ओवरवेलम्ड एंड वेरी डिप्लीटेड ऑफ एनर्जी। तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको रिएक्ट करना है रेपिटेटिव या नॉन थ्रेटनिंग स्टिमुलाई के अंदर। इट इज़ वेरी वैल्यूएबल इन रिसर्च सेटिंग्स, जब तुम ऑब्जर्व करते हो बिहेवियर को नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। रिसर्च की प्रेजेंस जो होती है वो इनिशियली हो सकता है कि थोड़ा सा डिसरप्ट कर जाए। वाई? बिकॉज व्हेन वी नो दैट वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, हो सकता है कि हमारा रिस्पॉन्स फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाए, बट देन आफ्टर अ पॉइंट यू जस्ट गेट यूज्ड टू इट, यू आर लाइक ओके दिस इज नॉर्मल पर्सन इन माई लाइफ नाउ। एवरी रिस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट बोर्न विद अ कंप्लीट बेस ऑफ नॉलेज। इंस्टेड नॉलेज में देखो ऑब्वियस सी बात है, पैदा होते ही कोई समझदार नहीं हो जाता है, नॉलेज जो है वो धीरे धीरे आप सीखते हो, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड से आप नई नई स्किल सीखना चालू कर देते हो, बीट वॉकिंग, बीट टॉकिंग, बीट एनीथिंग। अच्छा, डू यू गाइज नो ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, द जिनी स्टडी बेसिकली। सो उसमें क्या हुआ था कि अ फादर लॉक्ड हिज डॉटर इन अ रूम, एंड मतलब वो रूम लिटरली इतना सा था, छोटा सा रूम जैसे तुमने जेल का देखा होगा ना, उस रूम में ही लॉक्ड हिज डॉटर फॉर 14 फुल ईयर्स। एंड आफ्टर 14 ईयर्स व्हेन शी वाज फाउंड आउट, इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि वो उसका बिहेवियर जो था एकदम आउटरेजियस था, बिल्कुल ह्यूमन की तरह नहीं था। यू कुड नॉट predict that she was a human even from the way that she looked physically, because when you are in that situation you can't do anything. The father used to give her food I think once a day, and then she was eating where she was pooping and everything. तो बहुत ही chaotic situation था, and then it was noticed that she did not develop any abilities. Instead she was like a wild animal, and even worse than animals, you can say that.
तो जो है अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड हो जाओगे ना एनवायरमेंटल स्टिमुलस से, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग एंड विल बिकम अ फुली क्रेजी पर्सन. दैट वाज अ वेरी वेरी ट्रॉमेटिक स्टडी विच इज़ वेरी मच ग्लोरीफाइड इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, बिकॉज उससे काफ़ी ज़्यादा आगे रिसर्च करी गई है, बट स्टिल इट्स सैड. ठीक है, तो इंडिविजुअल्स बिगिन लर्निंग स्किल्स, एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपिंग बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, ऑल ऑफ विच आर लर्नड. ये सब चीज़ें सीखी जाती हैं. जो लर्निंग इट इज़ एसेंशियल फॉर योर सर्वाइवल, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीशीज. लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सिर्फ फॉर्मल जगह पे नहीं हो रहा. द वे दैट यू आर टॉकिंग टुडे could be because you have learned it from your parents or your friends or the situation that you are living in. ठीक है, तो लर्निंग रिजल्ट्स बोथ इन रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस एंड टेम्परेरी. सो बेसिकली हो सकता है कि कुछ आपके साथ ऐसा हो जाए जो रिलेटिवली, या फिर लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ABCD. यू ऑल रिमेंबर ABCD, तो वो रिलेटिवली परमानेंट है अब आपके उसमें. डू यू रिमेंबर क ख ग घ? मतलब अमेजिंग इफ यू गाइज डू. मुझे नहीं याद है पर्सनली, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग आफ्टर क ख ग घ छ छ छ, पता नहीं, इतना याद है मुझे. एंड इट एंड्स विद your or lover, right? तो that for me was like a temporary modification. तो वो डिपेंड करता है आप पे कि कैसे आप किस चीज़ को परसीव कर रहे हो. लर्निंग जो एक बहुत सेंट्रल एस्पेक्ट है ह्यूमन बिहेवियर का, बहुत सारे चेंजेस होते हैं विद टाइम. और गॉर्डन 1989 के अंदर जहाँ पे भी नाम आ जाता है ना भाई, वो डेफिनेशन रट जाना. आई एम टेलिंग यू, लर्निंग एज एनी रीजनेबली लॉन्ग लास्टिंग चेंज. कोई भी रीजनेबली लॉन्ग लास्टिंग हो जो, मतलब हाँ ठीक है, हम कह सकते हैं कि हाँ ये लॉन्ग लास्टिंग है, कुछ पॉइंट तक तो टिका है बिहेवियर के अंदर या बिहेवियरल पोटेंशियल के अंदर जो एक्सपीरियंस से आता है. अब लर्निंग में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, बिहेवियरल चेंजेस वो वाले इंक्लूड नहीं होते जो ड्रग से आए हैं, जो फटीग या एग्जॉस्शन से आए हैं, जो इमोशनल फ्लक्चुएशन से हुए हैं कि कई बार इन वेरी शिट मूड एंड यू एंड अप डूइंग थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू, या जो मोटिवेशन के चेंजेस की वजह से हुए हैं, डेवलपमेंट या मैच्योर रिलेशनल चेंजेस की वजह से हुए हैं, या वो चेंजेस जो मतलब सिस्टमैटिकली, तो ये सब चीज़ें कंसिडर नहीं करी जाती. बट वो चेंजेस जो सिस्टमैटिकली करे जाते हैं, जो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से होते हैं और लास्टिंग होते हैं, उनको हम लर्निंग कंसिडर करते हैं. ठीक है, अब दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, यू गाइस हैव टू लर्न इट. आई नो थोड़ा सा ऐसा लगता है क्या है इतना सारा, बट इफ़ यू लर्न इवन 3 दैट्स गुड. पोस्टमैन एंड ईगन ने डेफिनेशन दी थी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. लर्निंग में बी डिफाइंड एज मेजरेबल चेंजेस इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस इन कंडीशन दैट अकम्पनी प्रैक्टिस. तो मेजरेबल चेंजेस, आपको पता है ना कि आज तुम्हें एक ABCD नहीं आती, कल तुम्हें आती है, तो वो मेजर कर सकते हो तुम. बिहेवियर में वो चेंज है और एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस आपने बार बार बोली, एंड द कंडीशन दैट अकम्पनी दैट प्रैक्टिस. मे बी आपको कोई याद करवा रहा है, या मे बी यू हैव अ टेस्ट सो यू आर लर्निंग दिस. Crow and Crow in 1973, I know ऐसे names होते हैं. You will listen to a lot of names and it won't make sense to you. Okay. Learning is the acquisition of habit, knowledge and attitude. Learning habit, knowledge या attitude को एक acquire करने का behavior होता है. उसमें बहुत सारे नए ways होते हैं चीज़ों को करने के. Individual attempt करता है obstacle overcome करने का या नए situation से adapt करने का. ये एक प्रोग्रेसिव चेंज होता है बिहेवियर में. प्रोग्रेसिव एज इन बढ़ता हुआ चेंज, जो एक बंदे को एनेबल करता है कि अपने जो भी इंटरेस्ट है या गोल्स हैं उसको वो अटेन कर पाए. हिलगर्ड एंड एटकिंसन इन 1975. एटकिंसन शिफरिन याद है तुम्हें? टेल मी व्हाट एटकिंसन शिफरिन गेव. मैंने बहुत बार मेंशन करा है ये. लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस. लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है बिहेवियर में जो प्रैक्टिस के पीछे आता है. देखो बहुत ईजी डेफिनेशंस है, सो डोंट वरी अबाउट इट, हो जाएंगी याद. एम्ब्रोस एटेल इन 2010 साइड की लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज. कुछ भी ऐसा प्रोसेस जिससे चेंज हो रहा है जो कि एक एक्सपीरियंस की वजह से हो रहा है और उसमें पोटेंशियल बढ़ रहा है किसी बंदे का अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए या फ्यूचर लर्निंग के लिए. ठीक है, सो दीज आर द 1, 2, 3, 4 and 5 definitions that you have to learn. Relatively permanent क्या होता है? ठीक है, जेन्युइन लर्निंग को टेम्परेरी चेंज से डिस्टिंग्विश करने का मतलब ही रिलेटिवली परमानेंट है. फटीग से जो आ रहा है वो रिलेटिवली परमानेंट नहीं रहेगा, वो टेम्परेरी होगा. सेटिटी से कुछ आ रहा है, ड्रग से आ रहा है, मोटिवेशन की शिफ्ट से आ रहा है, तो वो आपका चेंज नहीं होगा. ठीक है, सो आई थिंक दिस आई हैव कवर्ड. कैरेक्टरिस्टिक्स देखें अगर हम लर्निंग प्रोसेस की, तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. हमेशा एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व करेगा ही करेगा, बिकॉज द फैक्ट दैट यू आर टॉकिंग इज ऑल्सो एक्सपीरियंस. नो, लर्निंग रिजल्ट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स थ्रू रीअपियरेंस. जो भी आपका
रीअपेरेंस या एक्सपीरियंस के पीछे होती हैं चीज़ें, उसको हम लर्निंग ही कहते हैं। अगर बार बार आपके कोई चीज़ आ रही है आपके सामने, आप बार बार कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट होगा लर्निंग, बिकॉज यू विल एंड अप लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट। लर्निंग एक डायरेक्ट प्रोसेस है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स बट इट इज़ डायरेक्ट। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। पैसिव इंडिविजुअल नहीं सीख सकता। लर्नर को अवेयर होना चाहिए सिचुएशन के लिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, और लर्निंग इंटेंशनल होनी चाहिए, नॉट ऑलवेज। अनइंटेंशनल हमने बात करी थी कि अनइंटेंशनल भी होती है, बट जो एक्सपीरियंस है ना उसमें एटलीस्ट लर्नर एक्टिवली एंगेज होना चाहिए। नाउ विल टॉक अबाउट कंडीशनिंग। जो स्लाइड मैंने पीछे मिस करी थी, इट वाज अ ओवरव्यू ऑफ क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो वो हम अभी आगे कवर कर ही लेंगे, तो उसको करने की नीड नहीं है। Term conditioning is often used in psychology in a broader sense than it technically refers to particularly in the context of classical and instrumental conditioning. Psychologists sometimes use the term to describe learning process in both humans and animals. Conditioning basically एक टेक्निक है जो कि मतलब मेनली दो सेंस में यूज़ करते हैं, तो क्लासिकल में या ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल के अंदर। तो एक लर्निंग प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए कंडीशनिंग टर्म यूज़ करी जाती है। एंड अगर हम उसको बहुत अच्छे से समझना चाहें, देन इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ टाइप ऑफ लर्निंग प्रोसेस जिसके अंदर आपका जो बिहेवियर है वो एक्वायर होता है। बिहेवियर आप सीख रहे हो, बिहेवियर आप अपने अंदर इनकलकेट कर रहे हो। जी.सी. मॉरिस ने कहा कि कंडीशनिंग रेफर्स टू अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ, एक मतलब बेसिकली स्पेसिफिक प्रोसेस है लर्निंग का, उसको आपने एक्सप्रेस कर दिया, फॉर्मल टर्म्स में लिख दिया, वही कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग तब होती है जब एक इंडिविजुअल एक स्टिमुलस से कुछ सीखता है, मतलब लेट्स से दैट दिस इज ग्रीन एंड आई एम होल्डिंग इट, एंड इफ आई जस्ट टर्न इट अराउंड, ये थोड़ा सा मुड़ गया, एंड आई नो दैट अब ये सीधा नहीं हो रहा है, तो मैंने ये सीख लिया। आई एम लर्निंग इट फ्रॉम अ एक्सपीरियंस, आई एम मेकिंग अ एसोसिएशन विद इट, कि एवरी टाइम दैट आई मेक इट लाइक दिस, ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगा एंड देन ये फुली स्ट्रेट नहीं होगा बिकॉज द फोल्ड इज ऑलरेडी देयर। ओके, दिस वॉज प्रॉब्ली अ वेरी बैड एग्जाम्पल, आई जस्ट रियलाइज्ड इट। बट लेट्स से दैट स्कूल में घंटी बजती है, अब तो ऑल द इलेक्ट्रिक बेल्स आर देयर, बट अर्लियर दे यूज्ड टू बी लाइक द प्रॉपर घंटा जिसको हम कहते थे। तो जैसे ही वो बजते तुम्हारा ब्रेन बहुत खुश हो जाता है कि हाँ अब द क्लास इज गोना गेट ओवर, इवन तो टीचर 10 मिनट और एक्सटेंड कर दे। तो तुमने वो ब्रेन में अपने एक एसोसिएशन बना ली थी। तुम एक बेल से जो रिस्पॉन्स दे रहे हो, अपना खुशी का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, इट इज़ लर्नड। वो ओरिजिनली तुम्हारे सामने कोई बेल बजा देगा तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट व्हेन यू आर इन स्कूल and that bell rings and you're like, अरे वाह, this means that the school is over, now I have to go back home and now the class is gonna end। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है। तो ये बेसिकली वो है जब एक पर्टिकुलर स्टिमुलस पे जो अननेचुरल है या जो न्यूट्रल है, मतलब जिसका पहले कुछ भी एसोसिएशन नहीं है, एंड नाउ यू आर सीइंग इट, एंड वो बार बार एसोसिएट हो रहा है किसी और चीज़ के साथ, तो तुम्हें लगता है कि हाँ जब भी ये स्टिमुलस मेरे सामने आएगा तो वो पर्टिकुलर चीज़ होगी। Conditioning is the process through which the ability to produce a response becomes transferred. So basically, अगर आई एम टेलिंग यू अगैन द बेल वाली चीज़, तुम्हें खुशी कब होगी? जब क्लास खत्म हो गई, टीचर ने बंद कर दिया पढ़ाना, बट तुम्हारा पहले ये है, तुम्हें पता है कि वो एक टीचर का पढ़ाना रोकना इज माई खुशी पॉइंट बिकॉज नाउ आई कैन गो बैक होम। बट जब जैसे जैसे वो बेल इंट्रोड्यूस होने लग गई, तो अब टीचर भले ही पढ़ा रही है बट तुम्हें उस बेल से इतनी आदत हो गई कि हाँ ये पीरियड खत्म हो गया, स्कूल एंड हो गया, नाउ आई गेट टू गो बैक होम। तो तुम्हारी खुशी उस बेल से आई है, नॉट व्हेन द टीचर स्टॉप टीचिंग। वो टीचर अभी 10 मिनट और एक्सटेंड कर रहा है, बट यू गॉट हैप्पी आफ्टर द बेल, क्योंकि तुम्हें वो मिल गया कि हाँ भाई नाउ द स्कूल इज ओवर। दो फॉर्म्स है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल, दोनों में सिस्टमैटिक लर्निंग बताई गई है, सिस्टमैटिक कंडीशनिंग बताई गई है। सो नाउ लेट्स मूव टू योर क्लासिकल कंडीशनिंग। इट्स इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। आई नो अभी आगे थोड़े से टर्म ज़्यादा आएंगे, सो प्लीज़ टेक आउट योर नोटबुक, पॉज कर लो वीडियो 5 मिनट के लिए, फाइंड योर नोटबुक अगर तुम अभी तक नोट्स नहीं बना रहे हो, एंड स्टार्ट राइटिंग थिंग्स डाउन, बिकॉज जो तुमने 12th तक क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी, ये उसका थोड़ा सा यू कैन से एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, तो इवान पावलोव ने बेसिकली क्या करा था, अच्छा, ऑल्सो इफ यू गाइज नीड अ ब्रेक, जस्ट प्लीज़ गो ड्रिंक वाटर एंड देन कम बैक मेंटली प्रिपेयर्ड। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, बट जितने अच्छे से समझोगे उतना बेटर है। तो ये थे हमारे इवान पावलोव। हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ कार्ल यूंग, इवान पावलोव, सिगमंड फ्रॉइड, दे आर ऑल डिस्प्लेड लाइक द सेम फेसेस? यू नो, देयर इज ऑल्सो साइकोलॉजी बिहाइंड दैट। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी उस पर, मे बी इन द कमिंग वीक, यू कैन सी दैट अगर तुम्हें गॉसिप्स ऑफ साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इवान जो है वो अपने
कलीग्स के साथ वहाँ पे खड़े थे अपने एक सब्जेक्ट के साथ, उनके अर्ली रिसर्च के अंदर उन्होंने सैलिवेशन को मेजर करना था. तो आई विल जस्ट गिव यू बैकग्राउंड इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस. इट्स फ्रॉम योर बुक पैसर एंड स्मिथ. मैंने इसमें काफ़ी सारे मॉर्गन किंग एंड पैसर एंड स्मिथ से अटैच कर दिए बिकॉज दिस आर योर प्राइमरी रेफरेंसेज फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ताकि तुम जब बुक रीड करो, इन केस अगर बुक रीड करते हो तो इट विल बी ईजियर फॉर यू. सो वॉट Pavlov wanted to do was, उसको डॉग्स का सैलिवेशन स्टडी करना था, बेसिकली डाइजेशन स्टडी करना था, जिसके पीछे वो सैलिवेशन मेजर कर रहा था कि कितना फूड डाइजेस्ट हो रहा है, सलाइवा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ऑल दैट. इट वॉज अ वेरी वेरी toxic study and it was a very inhumane thing to do to the dogs because you know no matter how much the dogs were eating, because वहाँ पे उनका food pipe cut कर दिया गया था, saliva produce हो रहा था, तो no matter how much they were eating they were not getting fed, क्योंकि फूड उनका अंदर जा ही नहीं रहा है, सारा कुछ तो सलाइवा के अंदर सारा आ गया. And they were still hungry and he kept those dogs hungry for so long and it was a very shit thing. But then you know, almost all big experiments in psychology, all big researches in psychology are rooted in such dark, toxic things. Terrible people. बट देन हमारी साइकोलॉजी की फील्ड बहुत इवॉल्व हुई है इससे. तो अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो इट रेफर्स टू द लर्निंग प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय रशियन फिजियोलॉजिस्ट. ही वॉज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, वो फिजियोलॉजिस्ट थे, वो डाइजेशन स्टडी कर रहे थे. इवान पेट्रोविच पैवलोव ने एक्सीडेंटली ये लर्निंग का फॉर्म एक्सप्लोर कर लिया था 1805 के अंदर. वो डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टडी करते हैं, एज मैंने बताई दिया. पहले साइंटिस्ट एनिमल लर्निंग को ज़्यादा स्टडी करते थे. पैवलोव जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिसने बहुत सिस्टमैटिकली और एक्सपेरिमेंटल वे के अंदर करा है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स को यूज़ करके उनकी फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करा है. ठीक है, मैं तो ये रीड बाद में करूँगी. आई टेल यू द एक्सपेरिमेंट व्हाट इट वाज. तो बेसिकली पैवलोव ने क्या करा कि व्हाइल ही वाज डूइंग दिस ही फिगर्ड आउट कि वो ना खाना देने से पहले बेल बजाता था, तो डॉग का सलाइवा ना वो बेल पे ही प्रोड्यूस होने लग गया एक पॉइंट के बाद. पहले क्या होता था, वो फूड रखता था, सलाइवा आता था, पर जैसे जैसे उसने बेल बजानी स्टार्ट कर दी तो अब उस डॉग को पता है कि जैसे ही बेल बजेगी उसके जस्ट बाद मुझे फूड मिलेगा. तो पैवलोव को ने जब नोटिस करा कि बेल की आवाज़ सुनते ही सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ही सेड यार दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, ऐसे कैसे हो रहा है, खाने को देख के सलाइवा प्रोड्यूस होना चाहिए. तो ही फिगर्ड आउट कि डॉग्स ने उस बेल को एसोसिएट कर लिया था फूड के साथ, कि जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही मेरा खाना आ जाएगा, तो इसलिए तभी सलाइवा प्रोड्यूस हो गया. ठीक है, अब मैं तुम्हें पूरा बताती हूँ क्या है, थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं बट इट्स फाइन. ऑब्जर्व दैट वेरियस स्टिमुलाई एसोसिएटेड विद फूड डिलीवरी सच एज साइट, स्मेल और फुट स्टेप्स ऑफ द लैबोरेटरी असिस्टेंट को ट्रिगर सैलिवेशन इन डॉग्स. कि सिर्फ फूड की साइट या स्मेल या जो फूड हमेशा उन्हें देने जाता था उनके स्टेप भी उनमें सैलिवेशन को ट्रिगर कर रहे थे. जैसे ही अगर किसी भूखे कुत्ते ने देख लिया कि वो असिस्टेंट रूम में आ रहा है तो वो सैलिवेट करने लग जाता था. फूड उसके सामने रखा भी नहीं है बट उसने एसोसिएट कर लिया था कि ये जब भी बंदा आता है मेरे लिए खाना लेके आता है. तो इससे इवान को वो चुल मची कि भाई मुझे ये एक्सप्लोर करना है, ये होता क्यों है. तो एक हंग्री डॉग को स्टैंड पे खड़ा करता था, वो मीट पाउडर को प्रेजेंट करता था अलग अलग इंटरवल्स पे, जैसे कि ऑलमोस्ट एवरी 2 मिनट्स के अंदर. एक न्यूट्रल स्टिमुलस जिसका कोई एसोसिएशन नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बेल की साउंड, वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था फूड देने से पहले. एंड जैसे ही बार बार वो एसोसिएट करा गया, बार बार बेल बजाई गई फूड के साथ, तो डॉग ना सिर्फ बेल की साउंड पे सैलिवेट करने पड़ गया इवन जब कोई फूड नहीं आ रहा था. बट डॉग को पता कि आएगा बिकॉज द बेल हैज़ बिन रंग. तो इसमें हमारे कुछ की कंपोनेंट्स आ जाते हैं. फर्स्ट बीइंग आर अनकंडीशन्ड स्टिमुलस. ठीक है, तो अनकंडीशन्ड स्टिमुलस वो है जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर रहा है रिस्पॉन्स. जैसे कि अगर आप कुत्ते को खाना दे रहे हो तो वो जो खाना उसके सामने उससे उसका सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है. या फिर अगर टीचर ने पढ़ाना बंद कर दिया देन यू आर लाइक ओके दैट्स अ गुड थिंग, नाउ आई कैन गो बैक होम. Unconditioned response is natural reflexive response that does not require learning. जैसे कि आपका एज आई अगेन सेड कि टीचर का पढ़ाना बंद करना इज योर अनकंडीशनड स्टिमुलस, क्योंकि वो आपके इन्वायरमेंट में एक चेंज हुआ. यू गेटिंग हैप्पी ऑन इट कि हाँ ठीक है नाउ इट्स डन, नाउ आई एम फ्री, वो आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है क्योंकि वो अंदर से आ रहा है. ठीक है, नेचुरल है, रिफ्लेक्सिव है. अगर आपके सामने एक मतलब देखो, अगर हम डीपर टर्म्स में गाए तो ये चीज़ें भी लर्नड है बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू इन लाइक थोड़ा सिंपल वे के अंदर. पर डॉग के लिए वही चीज़ होगी कि वो जैसे ही फूड को देखा उसने तो उसका सलाइवा प्रोड्यूस है, तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है उसका, उस पर कोई कंडीशनिंग अभी तक नहीं करी गई है.
न्यूट्रल स्टिमुलस वो होता है जो जनरली कोई मतलब इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मान लो बेल जब बजी, तो बेल का कोई एसोसिएशन है नहीं ना स्टार्टिंग के अंदर, वो तो जब रेपिटेड पेयरिंग हुई तब जाके डॉग ने सैलिवेट करना स्टार्ट करा, बट इनिशियली तो बेल से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इवन इन द स्कूल वाला केस, अगर तुम्हें नहीं पता कि बेल बजने का मतलब होता है कि क्लास एंड हो रही है, तुम्हारे लिए बेल वुड बी लाइक अ नॉर्मल स्टिमुलस, तुम इनफैक्ट स्टार्टल हो जाओगे कि ये क्या हो गया। देन कंडीशनड स्टिमुलस, अगर जब तुमने उस बेल को एसोसिएट करना चालू कर दिया कि हाँ इसका मतलब क्लास ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो चुकी है, तो वो कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है, बिकॉज वो है तो बाहर का इन्वायरमेंट से चीज़ जो कि अब पेयर होने लग गई है क्लास खत्म होने के साथ साथ, जैसे कि बेल पेयर होने लग गई थी फूड मिलने के साथ साथ। कंडीशन रिस्पॉन्स ये होगा कि अब तुम्हें बेल बज गई तो यूर लाइक ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी द क्लास इज गोना गेट ओवर, बिकॉज यू नो कि इतना खुश होता तो हो जितना खुश मैं हो रही हूँ यहाँ पे, बट यू नो दैट हाँ ठीक है इट इज़ गोना गिव मी अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, तो वो तुम्हारा कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाता है। जैसे डॉग के लिए बेल बजने लग गई तो उसे पता लग गया कि हाँ भाई अब फूड आने वाला है, उसने वो सीख लिया, उसने लर्न कर ली वो चीज़, तो वो उसका कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया। दिस इज़ द ओनली टेक्निकल टर्म्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सो अगर ये समझ आ गया तो तुम्हें सब समझ आ गया, ठीक है। अब कंडीशनिंग के पहले आपने हमारी बेल बजाई, दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एग्जैक्टली वो बेल नहीं थी, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा गया था, तो इससे कोई सैलिवेशन नहीं आया, ठीक है। अनकंडीशनड स्टिमुलस हमारा था फूड पाउडर, तो उससे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आ रहा था सैलिवेशन, क्योंकि उसको जब स्मेल आ रही है एंड इट फील्स कि हाँ भाई ओके देयर इज़ फूड एंड आई विल गेट टू ईट, तो वो आपको सैलिवेशन हो रहा है वहाँ पे। फिर जब कंडीशनिंग हुई तो आपका जो कंडीशन स्टिमुलस था वो अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर हो गया, तो आपका जो बेल है बेसिकली वो इसके साथ पेयर हो गया, तो ये दोनों जब पेयर हुए तो हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स निकला विच इज़ योर सैलिवेशन, ठीक है। ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग है, ये होते जा रहा है, प्रोसेस चल रहा है। फिर आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो गया कि जब सिर्फ बेल दी, यहाँ पे फूड नहीं है, अब तुम पूछोगे ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है जब दोनों पेयर हो गए, तो वो क्योंकि अभी भी दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं तो तब तक वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स में ही आएगा, क्योंकि फूड तो एनीवेज कमिंग ना। बट आफ्टर कंडीशनिंग जब आप फूड नहीं प्रोवाइड करवा रहे हो, यू आर जस्ट गिविंग दी बेल का साउंड, तो जो सैलिवेशन हो रहा है दैट इज योर कंडीशनड रिस्पॉन्स। दिस इज द सेम थिंग, दिस इज फ्रॉम योर SOL notes and this one is from your Passer and Smith. देन कुछ स्टेजेस होते हैं हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग के, ये वही सब है जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, बट वी आर गोना गो ओवर इट अगैन बिकॉज जितना पढ़ोगे उतना रिविजन होगा, ठीक है। तो कंडीशनिंग से पहले क्या होता है कि न्यूट्रल स्टिमुलस हमारा है एक अलग से, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है फूड और उससे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आता है विच इज़ सैलिवेशन, कोई लर्निंग नहीं होती, नेचुरली अनकंडीशनड जो स्टिमुलस होता है उससे नेचुरली ही एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आता है ना। तुम्हें लग रहा होगा बहुत ज़्यादा अनकंडीशनड हो रहा है, बट आई एम ओनली स्पीकिंग इट ताकि दिमाग में बैठ जाए, बिकॉज लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कंडीशनिंग जब हो रही है, जब आप कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर कर रहे हो, बेल और फूड को पेयर कर रहे हो, तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स निकल रहा है, अभी भी सैलिवेशन हो रही है क्योंकि फूड अभी भी प्रेजेंट है। पर जैसे जैसे रिपीटेड पेयरिंग हो जाएगी तो ऑर्गेनिज्म को ये याद हो जाती है जिसके यहाँ बेल के साथ हम आपका फूड आएगा। दिस इज़ हाउ वी वर स्टडिंग अबाउट रिसर्च मेथड्स। तो रिसर्च के अंदर क्या होता है, स्टेप्स इन रिसर्च के अंदर डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, कंट्रोल। तो आपने पहले डिस्क्राइब करा बिहेवियर को कि जब हम बेल और फूड का पेयरिंग, बेल बज रही है जब भी, तब फूड आ रहा है, तो आपने वो एक्सप्लेन करा पूरा इन डिटेल। देन उसके बाद आपके ब्रेन ने जब ये एसोसिएशन क्रिएट कर लिया तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि जब भी बेल बजेगी वैसे वैसे फूड आएगा। सो दैट्स व्हाट मेंटल एसोसिएशन बन जाती है। स्टेज 3 में क्या होता है, कंडीशनिंग के बाद, कंडीशनिंग हो चुकी है तो जो आपका कंडीशन स्टिमुलस है वो एक कंडीशन रिस्पॉन्स निकालेगा, बेल से आपकी सैलिवेशन होगी। तो जो पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था वो अब कंडीशन स्टिमुलस बन चुका है क्योंकि उसकी पेयरिंग कंप्लीटली हो चुकी है, और वो सेम रिस्पॉन्स निकालता है जो अनकंडीशन स्टिमुलस निकाल रहा था पहले, विच इज सैलिवेशन, ठीक है। तो आफ्टर कंडीशनिंग बोथ रिस्पॉन्सेज, जैसे कि अनकंडीशन सैलिवेशन हो जाती है फूड के लिए वैसे ही कंडीशन सैलिवेशन होती है हमारी बेल के लिए, एंड दे अपीयर सिमिलर इन फॉर्म। अब क्लासिकल कंडीशनिंग जी इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारी लाइफ जो है इट इज़ फुल ऑफ अ लॉट ऑफ लर्नड एसोसिएशन, ठीक है। जैसे कि मान लो यू आर विद योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू गाइस आर सिंगिंग अ वेरी फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, तो आपके माइंड में तब यू आर हैप्पी एंड मान लो कि आफ्टर लेट्स से 5 weeks और समथिंग एंड यू आर नॉट टॉकिंग टू दैट फ्रेंड एनी मोर एंड यू लिसन टू दैट सॉन्ग, तो आपके माइंड में वो आएगा कि यार आई यूज्ड टू लिसन टू दिस विद दैट पर्सन एंड देन यू विल गेट हैप्पी ऑल ऑफ अ सडन, एंड हो सकता है बाद में इट कॉजेज सैडनेस बिकॉज देन यू वुड रियलाइज दैट पर्सन इज नॉट देयर एनी मोर. या कोई एक प्यारी सी यू नो like this crochet band that I have here. So I really like to I really used to love to crochet, but मैं उतना भी crochet नहीं करती हूँ. तो just having it in front of me is making me feel that oh my god, I used to do so much. I was literally doing it all and मेरी hobbies थी इतनी सारी and I was so creative and all that. तो ये देखते ही मेरे mind में वो वाली चीज़ आ रही है. So that's what it is. And you also give me a example in the comment box. आपकी लाइफ में से कोई ऐसा एग्जाम्पल जो जिसमें आपको पता है कि हाँ भाई क्लासिकल कंडीशनिंग हुई थी. इन चीज़ों से यू लर्न थिंग्स मोर. Pavlov's pioneering research अगर देखा जाए तो उन्होंने इनिशियली अपना थियोलॉजी स्टडी करी थी, फिर गवर्नमेंट डिसीजन हाउएवर गवर्नमेंट डिसीजन ट्रांसलेशन ऑफ वेस्टर्न स्पेसिफिक साइंटिफिक लिटरेचर इंस्पायर्ड हिम टू शिफ्ट इनटू साइंटिफिक स्टडी आफ्टर रीडिंग द. सो बेसिकली पहले वो थियोलॉजी पढ़ते थे एंड जैसे ही थोड़ा सा रशिया के अंदर ये चेंज आया कि आप वेस्टर्न साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ सकते हो. तो जस्ट टू गिव यू अ लिटिल क्या बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ इट, बैकग्राउंड ऑफ इट, तो पहले यूएस और यूके के अंदर बहुत गंदे रिलेशंस होते थे. तो ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वी हैड यूएसएसआर. तो रशिया वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स इन यूएसएसआर. तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइट होती थी, कोल्ड वॉर हुई, बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ ओवरऑल. तो पहले कुछ भी अलाउड नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे ये चीज़ें अलाउ करने लगी तो इनको भी इंटरेस्ट आया कि भाई अब वेस्टर्न चीज़ें पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों ना पढ़ूँ. फिर उन्होंने डार्विन की थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन दी, जिसके बारे में मैंने बताया था, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन की जो मैंने बात करी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली. तो फिर पावलोव इन फ्यूचर बहुत बड़ा एक फिजियोलॉजिस्ट बन गया और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला 1904 के अंदर फॉर हिज वर्क ऑन डाइजेशन, क्योंकि इनिशियली ही वाज वर्किंग ऑन डाइजेशन एंड ही डिड दिस वेरी टॉर्चरस स्टडी. तो उन्होंने सैलिवरी रिस्पॉन्सेज मेजर करे थे रिपीटेड ट्रायल के बाद. ये सब मैं बता चुकी तुम्हें कि न्यूट्रल स्टिमुलस कैसे कंडीशन स्टिमुलस बन गया जिसने कंडीशन रिस्पॉन्स इलेक्ट करा. साइंटिफिक सिग्निफिकेंस देखे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करा जाता है बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल फॉर्म ऑफ लर्निंग अक्रॉस स्पीशीज़. ये मैं भी फेस कर रही हूँ, ये तुम भी फेस कर रहे हो. इट इज़ बीइंग फेस्ड बाय एनिमल्स ऑल्सो एंड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, क्योंकि यही एनेबल करता है कि ऑर्गेनिजम्स चीज़ों को अपनी इन्वायरमेंट में डिटेक्ट करें और उनसे रिस्पॉन्ड करें. जैसे कि आपको पता है कि इफ़ यू गेट बैड मार्क्स योर पेरेंट्स वुड स्कोल्ड यू अलॉट, या कुछ लोग के पेरेंट्स चिल होते हैं तो दे बी लाइक चलो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम हो जाएगा. तो लेट्स कंसिडर द स्ट्रिक्ट वाला एग्जाम्पल. तो आपको पता है कि अगर हाँ मेरे गंदे नंबर आए तो हो सकता है आपका मन ही ना करे घर जाने का, क्या यार डांट पड़ेगी वाली चीज़. सो व्हेन यू आर इन डेंजर इट एनेबल्स यू टू डिटेक्ट दैट. उन्होंने सजेस्ट करा पावलोव ने कि सेलिवेशन अगर कंडीशनड हो सकती है तो बाकी के बॉडी के फंक्शंस भी कंडीशनड हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू फेस एंग्जाइटी, व्हेन योर बॉडी स्टार्ट्स टू ट्रेम्बल, होता है काफ़ी लोगों के साथ होता है, दैट इज़ ऑल्सो कंडीशन रिस्पॉन्स. कई बार आपकी ट्रॉमा वाली चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं एंड यू ऑल ऑफ सडन यू फील लाइक एवरीथिंग हैज शैटर्ड. तो वो भी बिकॉज योर बॉडी, लेट्स से दैट यू वेंट थ्रू अ वेरी टेरेबल ब्रेकअप, एक्सट्रीमली टेरेबल ब्रेकअप, एंड किसी ने बाद में आके उसी बंदे का नाम ले लिया तुम्हारे सामने, तुम बहुत अजीब फील करोगे ना. हो सकता है तुम रो दो, हो सकता है तुम्हारा अजीब सा अंदर से फील होने लग जाए, हो सकता है यू डोंट शो इट बट इट्स स्टिल देयर, क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी में ट्रिगर करा है. तुम्हारा नर्वस सिस्टम अब ट्रिगर हो चुका है, एमिगडाला कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है उस पॉइंट पे. मैंने बायोसेक में बताया एमिगडाला कहाँ वर्क करता है. कमेंट डाउन बिलो वेयर एमिगडाला वर्क्स, एंड इफ यू नॉट कमेंटिंग डाउन इट्स कंप्लीटली ऑल राइट. गो बैक टू योर बायो नोट्स एंड फिगर इट आउट. ऐसे ही चीज़ें याद होंगी, ठीक है. बाद में काफ़ी सारे लर्निंग के प्रिंसिपल्स इससे निकले. इमोशनल रिस्पॉन्सेज, फोबिया, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, इम्यून रिस्पॉन्सेज, बिहेवियर थेरेपी, हर चीज़ के अंदर इसका इम्पैक्ट गया. प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. आई जस्ट टेल यू ऊपर से पहले क्या होता है, देन विल गो इन डिटेल. सबसे पहले एक्विजिशन होता है, फिर हमारा होता है एक्सटेंशन, फिर होता है हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी. आई विल हैव टू रिमूव दिस इमेज. देन होता है हमारा जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन. देन होता है हमारा हायर ऑर्डर कंडीशनिंग. ये 5 होते हैं हमारे. ओके, आई जस्ट रिमूव दैट इमेज सो दैट टेक्स्ट ईजी रहे उस पॉइंट पे. Sorry for this. हाँ, तो when we are talking about acquisition, it refers to the initial phase
initial learning phase during which a conditioned response is formed through the pairing of stimuli. तो acquisition is acquire कर रहे हो आप. acquisition का meaning ये है कि आप acquire कर रहे हो. तो वो जो conditioning phase होता है ना, जिसके अंदर तुमने अभी pairing कर दी है food की और bell की, तो वो जो connection draw हो रहा है, that is your acquisition. ठीक है, ये मैं तुम्हें बता ही दिया है. आफ्टर बहुत सारे ट्रायल्स जब हो जाते हैं, आप पेयर करते हो दो चीज़ों को, तो सिर्फ बेल से ही आपका सैलिवेशन निकल रहा है, क्योंकि वो टोन जो है अब वो कंडीशनल स्टिमुलस बन चुका है और सैलिवेशन जो है आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स बन चुका है. स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है अगर आपकी बहुत ज़्यादा पेयरिंग होती है और अनकंडीशनड स्टिमुलस बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है. एंड पेयरिंग जो होती है वो एक फॉरवर्ड सीक्वेंस ही फॉलो करेगी. टाइम इंटरवल बिटवीन कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस इज 2 to 3 सेकेंड्स का ऑप्टिमल हो. मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो. अगर अभी मैं तुम्हें बेल बजा रही हूँ और तुम्हें 15 मिनट बाद फूड दे रही हूँ, तो तुम हो सकता है उतना ज़्यादा पेयर ना कर पाओ. ठीक है, एंड पीपल स्पीशीज़ दैट डू नॉट हैव बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन की फंक्शनिंग, वो हो सकता है कभी भी पेयर ना कर पाए. ठीक है, और अगर तुम्हारा अनकंडीशन स्टिमुलस की वो ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल फियर. ओके, तो अगर आपका फियर बहुत ज़्यादा, लेट्स से दैट लायन की अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो तुम्हें पता है रोर ऑफ द लायन. ठीक है, तो अब तुमने जब भी ग्रोइंग अप यू हैव सीन द रोर ऑफ लायन एंड यू हैव सीन दैट इट्स डेंजरस फॉर यू, तुमने वो चीज़ सीखी है. ठीक है, सो व्हेन यू गो आउट इन द मतलब थ्रू वेरियस मूवीज यू सी दैट द लायन इज रोरिंग एंड देन किसी पर अटैक कर दे एंड ऑल दैट. सो लेट्स से एग्जाम्पल कि तुम कहीं बाहर जा रहे हो एंड यू आर इन द वुड्स एंड एकदम से तुम्हें एक वैसी सिमिलर आवाज़ आएगी, तो आपका बहुत ज़्यादा वो फियर तो इंटेंसली निकलेगा ना. सो अगर आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस बहुत इंटेंस है, इवन इन द केस ऑफ डॉग्स, आपके जो हंगर फोर्स होती है इट इज़ अ वेरी इंटेंस फोर्स. वाई? बिकॉज इट्स योर प्राइमरी फोर्स. ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड होती है. अगर आपको मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स याद है, नहीं याद है तो डोंट वरी, विल कवर दैट आगे. 3rd यूनिट में हम वो कवर करेंगे. तो बट हंगर इज़ योर बेसिक बायोलॉजिकल नीड. थर्स्ट इज़ योर बेसिक अगर मैं तुम्हें 20 घंटे पानी ना दूँ, तो तुम्हें जब भी मैं पानी किसी चीज़ के साथ दूंगी या एक पर्टिकुलर टोन के साथ दूंगी, तो तुम बहुत ज़्यादा उस पानी को एसोसिएट करने लग जाओगे. वाई? बिकॉज नाउ यू नो कि दिस पर्टिकुलर थिंग विल गिव मी वाटर, इट विल हेल्प मी बैलेंस माई थर्स्ट. ठीक है, और ये फॉरवर्ड सीक्वेंस में जाता है. इसका मतलब कि जो आपका कंडीशन स्टिमुलस है वो हमेशा पहले आएगा, क्योंकि अगर मैं खाना दे दूँ फिर मैं बेल बजाऊँ, उसका कोई असर ही नहीं होगा. क्या है बज, अब तो मेरी नीड पूरी हो गई ना, अब क्या बेल बज रही है, आई डोंट केयर अबाउट इट. बट तुम अगर पहले बेल इंट्रोड्यूस करोगे, बाद में फूड लाओगे, तो तुम्हारा उसके साथ एसोसिएशन बनेगा अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ, कि हाँ भाई जब बेल आएगी उसके बाद वो मिलेगा. और अगर कुछ बहुत ज़्यादा ट्रोमैटिक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है, तो एक टाइम की लर्निंग भी आपको वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ला देती है. कि अगर मान लो बहुत गंदा आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी बार बार आपके एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपका एक ही बार एक्सीडेंट हुआ है, बट आपका वो सिवियर पेयरिंग हो गया दोनों चीज़ों के साथ. सिमिलरली इट वर्क्स फॉर द पीपल हु लेट्स से हैव गॉन थ्रू सेक्शुअल असॉल्ट. तो अब उनका वो मे बी द फिजिकल टच उनको एकदम बहुत ज़्यादा स्टार्टल कर देता होगा, क्योंकि वो है एक टाइम की लर्निंग. इट क्रिएट्स ट्रॉमा थ्रू आउट लाइफ टाइम, बट वो एसोसिएशन बन रही है ना. एक्सटेंशन की बात करें तो जब कंडीशन स्टिमुलस है वो रिपीटेडली प्रेजेंट होता है विदाउट द अनकंडीशनड स्टिमुलस. मतलब अगर मैं बेल बजाती रहूँगी और मैं खाना नहीं दूंगी, तो एक पॉइंट के बाद बंदे का सैलिवेशन बंद हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद डॉग्स का सैलिवेशन बंद हो जाएगा. जैसे कि लेट्स से तुम्हारी क्लास चल रही है एंड मैं बेल बजाती जा रही हूँ एंड इट हैज़ हैपेंड फॉर अ पीरियड ऑफ डेज, एंड देन तुम्हें लगेगा कि यार मतलब ही नहीं है इस बेल का, तो क्लास तो ख़त्म होती नहीं है, तो ऐसे ही बजती रहती है. ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात करें तो आफ्टर एक्सटेंशन कंडीशनल रिस्पॉन्स मे रीअपियर आफ्टर रेस्ट पीरियड विदाउट फर्दर लर्निंग टाइल्स. हो सकता है कि आपका वो हो गया एक्सटेंशन एंड एक पॉइंट के बाद आपने दोबारा से वो रिस्पॉन्स करा, दोबारा से वो स्टिमुलस दिखाया, तो हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स वापस से आए, बिकॉज बंदे को या डॉग को या किसी भी स्पीशी को वो याद तो था, उनके सिस्टम में तो है. भले ही आफ्टर अ पॉइंट दे गॉट यूज टू इट, दे गॉट हैबिचुएटेड टू इट, तो अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था. बट हो सकता है कि आप कुछ टाइम बाद अगर दोबारा वो बजाओगे तो वो रीअपियर होगा, बिकॉज वो एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग बन गई थी.
इस रीअपियरेंस को हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। ये जो रिकवर्ड रिस्पॉन्स होता है वो जनरली कंडीशनड रिस्पॉन्स से थोड़ा वीक होता है, बिकॉज उतना में भी सैलिवेशन ना हो या उतना बंदा स्टार्टल ना हो, ठीक है। और अगर आपका दोबारा से अनकंडीशनड स्टिमुलस नहीं आ रहा है, दोबारा से आप बेल के साथ फूड नहीं दे रहे हो, तो वो रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होगा। तो दिस इज़ बेसिकली आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स, दिस इज़ 24 घंटे का रेस्ट बीच में, एंड दिस इज़ ड्रॉप्स ऑफ सलाइवा। तो इनिशियली तो जब पेयरिंग हुई तो वो बहुत हाई था, ठीक है। फिर जब धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट होते गया तो नीचे आ गया 22 ट्रायल्स तक। फिर एकदम से 24 घंटे के बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी हुई, ठीक है। ऑलमोस्ट 7 ड्रॉप्स ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस हुआ। फिर वो धीरे धीरे नीचे गिरते गया, एंड देन स्पॉन्टेनियस रिकवरी सिर्फ अगर आपने कंडीशनड स्टिमुलस है तो वो फिर धीरे धीरे नीचे चल जाएगी। जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशनड रिस्पॉन्स एलिसिटेड बाय द ओरिजिनल कंडीशनड स्टिमुलस ऑल्सो अकर्स इन रिस्पॉन्स टू सिमिलर स्टिमुलाई, ठीक है। आई नो बहुत ज़्यादा सिमिलर स्टिमुलाई रिस्पॉन्स हो रहा है, इट्स बेसिक, आराम से समझोगे आ जाएगा। पहले मैं पढ़ रही हूँ, आई एक्सप्लेन इट टू यू उसके बाद। द मोर सिमिलर द न्यू स्टिमुलस इज टू द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस, द स्ट्रॉन्गर द रिस्पॉन्स। जनरलाइजेशन इज अडेप्टिव, इंक्रीजिंग द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर्डनेस इन सिमिलर सिचुएशंस। अ डॉग कंडीशन टू सैलिवेट एट द मीडियम पिच टोन में। तो बेसिकली देखो, अब सुनो, जनरलाइजेशन जो है ना वो ये कहती है कि अगर मैंने आज तुम्हें एक बेल का साउंड सुनाया तो तुम्हारा एक डॉग को बेल का साउंड सुनाया तो उसका सैलिवेशन हो रहा है, एंड एक पॉइंट के बाद अगर मैं उसको कोई और इंस्ट्रूमेंट भी सुनाती हूँ जो कहीं ना कहीं बेल की तरह साउंड कर रहा है तो उसका दोबारा से वही रिस्पॉन्स निकलेगा, बिकॉज उसने साउंड को पेयर कर लिया एक पर्टिकुलर। इट्स नॉट केयरिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट और इट्स नॉट केयरिंग अबाउट कि एग्जैक्ट कितने डेसिबल की वो साउंड है, बट वो साउंड पे सेलिब्रेट कर रहा है। अगर वो साउंड बहुत तेज़ बज रही है, एकदम मैं 100 की वॉल्यूम पे बजा रही हूँ तो भी उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर मैं उसको 25 की वॉल्यूम पे बजा रही हूँ तो भी उसका रिस्पॉन्स आया। तो वो जनरलाइज कर दिया उसके जो भी सिमिलर स्टिमुलाई है, ठीक है। कंडीशन रिस्पॉन्स एलिसिटेड बाय द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस। तो जो हमारा सैलिवेशन का रिस्पॉन्स है वो ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस जो है वो हमारी जो बेल है उस पर आ रहा है। पर अगर बेल से कोई और मैं सिमिलर स्टिमुलाई कर दूँ, जैसे कि जाइलोफोन होता है, तो मैं जाइलोफोन लगा लूँ तो उसमें भी ऐसे बजती, तो टन 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 बेल जैसी बजती है, तो वो उस पर भी बंदे का वही कंडीशन रिस्पॉन्स निकलेगा, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारा कार एक्सीडेंट मारुति में हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं कि तुम किया में उसके बाद बैठ जाओगे, बिकॉज यू विल स्टिल हैव द फियर। इट्स नॉट कि तुम हुंडई के अंदर जाके कहोगे कि नहीं मेरा तो मारुति में एक्सीडेंट हुआ था, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, इट इज़ स्टिल अ कार ओनली ना। पर अगर ओवर जनरलाइजेशन हो रही है तो आपके मैल अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, जैसे कि आपका बहुत फोबिया डेवलप हो सकता है, या मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड ना, यू बिकम लिटिल क्रेजी व्हेन यू डू दैट। डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें तो तब होता है जब ऑर्गेनिज्म सीख जाते हैं कि हाँ भाई सिमिलर स्टिमुलाई का मतलब ये नहीं है कि मुझे वही चीज़ मिल रही है, इट डज़ नॉट हैव टू बी सिमिलर, इट हैज़ टू बी द एग्जैक्ट स्टिमुलाई। तो वो एक डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो समझ आ जाता है, तो इससे ओवर जनरलाइजेशन नहीं होती और अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं हो सकता। अगर बंदे का कार में एक्सीडेंट हुआ है तो हो सकता है वो स्कूटी से ना डरे, हो सकता है वो एयरप्लेन से ना डरे, या हो सकता है वो आफ्टर अ पॉइंट कार से भी ना डरे, बिकॉज द पर्सन वुड रियलाइज़ कि हाँ पहले जो हुआ था वो सेम सिचुएशन अभी करंटली नहीं है। सिर्फ रेलेवेंट क्यूज़ पे बंदा रिएक्ट करता है ताकि अच्छे से फंक्शनिंग होती रहे। Animal will salivate more strongly to the conditional response, which was paired with the unconditioned response. Progressively weaker conditioned response occur as a stimuli become less similar. जैसे जैसे छोटे छोटे होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका सैलिवेशन ड्रॉप होते जाता है, ठीक है। ओरिजिनल स्टिमुलस अगर हमारा 1200 था तो वो सैलिवेशन कम पे कम 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 आ रहा है, और जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे भी कम आया। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, दिस इज द लास्ट, नॉट द लास्ट थिंग, अभी हम एप्लीकेशंस भी करेंगे, बट या द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। इट अकर्स व्हेन द न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स कंडीशनड स्टिमुलस बाय बीइंग पेयर्ड विद एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंडीशनड स्टिमुलस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस। अगर मान लो मैं बेल बजा रही हूँ और बेल से जस्ट पहले
मैं ताली बजाने लग गई, ठीक है, आई एम जस्ट क्लैपिंग बिफोर आई प्रेस द बेल। तो अब क्या हो रहा है कि बंदे ने ऑलरेडी बेल से एसोसिएशन कर लिया है कि हाँ अभी बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, तो बेल से ही सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। पर अगर मैं बेल से पहले क्लैप करने लग जाऊँ और बार बार वो होने लग जाए, उस टाइम पे मैं फूड नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ बेल के साथ बजा रही हूँ। तो जब मैं क्लैप करूँगी ना नेक्स्ट टाइम आफ्टर अ पर्टिकुलर रिपीटेड एसोसिएशंस, तो भी सैलिवेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। अ टोन बिकम्स कंडीशनड स्टिमुलस आफ्टर रिपीटेडली बीइंग पेयर्ड विद फूड। अगर हम बेल का एग्जांपल ले तो मान लो 50 वॉल्यूम पे आ रहा है वो, ठीक है। ब्लैक स्क्वायर इज देन रिपीटेडली प्रेजेंटेड जस्ट बिफोर द टोन विदाउट द फूड। तो एक उस टोन से पहले एक ब्लैक कलर का स्क्वायर प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ फूड नहीं मिल रहा, वो ब्लैक स्क्वायर भी सैलिवेशन प्रोड्यूस कर रहा है एक सेकेंड ऑर्डर कंडीशन स्टिमुलस बन के, ठीक है। कंडीशन, क्योंकि वो भी कंडीशनिंग उससे भी हो रही है, बंदे का सैलिवेशन तब भी आ रहा है। स्टिमुलस इसलिए क्योंकि वो अलग से इंट्रोड्यूस हो रही है एक चीज़, बाहर इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस हो रही है चीज़। सेकंड ऑर्डर इसलिए क्योंकि मेन स्टिमुलस हमारी बेल थी, पर वो बेल की वजह से एक और स्टिमुलस बन गया है, दैट इज आवर सेकंड ऑर्डर कंडीशन स्टिमुलस। हाई ऑर्डर कंडीशनिंग से मल्टीपल लेयर बन जाती है एसोसिएटिव लर्निंग की, पर जो रिस्पॉन्सेज हाई ऑर्डर कंडीशन स्टिमुलस से बनते हैं या सेकंड ऑर्डर कंडीशन स्टिमुलस से बनते हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं और वो जल्दी एक्सटिंग्विश होते हैं, ठीक है, जल्दी ख़त्म होते हैं। पर ये काफ़ी अच्छे से रियल लाइफ में अप्लाई करा कर आ चुका है, जैसे कि पॉलिटिकल कैंपेन्स, अगर आप किसी कैंडिडेट को पेट्रियाटिक सिंबल से इस्टेब्लिश कर रहे हो कि हाँ भाई ये बहुत ऐसा है, ये बहुत वैसा है, पर्सनैलिटी उसकी एडमायर कर रहे हो, तो या फिर एक पॉजिटिव इमेजरी बना रहे हो एक फेवरेबल इमोशनल रिएक्शन देने के लिए, सो इट हैज़ वर्कड लाइक दैट। तो पहले आपने सिर्फ ब्लैक स्क्वायर दिखाया तो कोई सैलिवेशन नहीं हुई, फिर आपने बेल के साथ साथ ब्लैक स्क्वायर दिखाया तो सैलिवेशन होने लगा, तो सिर्फ ब्लैक स्क्वायर दिखाओगे तो भी सैलिवेशन होगा, तो ये आपका हाई ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। एप्लीकेशन की बात करेंगे, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। आई नो इट्स गेटिंग अ लिटिल हैवी बिकॉज सो मच कंडीशनिंग, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड ऑल दैट। टेक अ ब्रेक इफ यू वांट, ड्रिंक वाटर, कम बैक आफ्टर यू फील अ लिटिल रिलैक्स। दैट ब्रेक 5 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल लूज ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। सो एप्लीकेशंस की बात करें तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, it is literally the most important application. So conditioning principles are extensively used to modify maladaptive behavior and develop desirable changes. तो बेसिकली आपका reinforcement punishment वाला कॉन्सेप्ट जो हो जाता है, या फिर अगर हम कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं तो आपके बार बार एक ही चीज़ दिख रही है, एक ही चीज़ प्रेजेंट करी जा रही है, तो आपका बिहेवियर आप मॉडिफाई कर सकते हो उससे, ठीक है। एजुकेशन एंड क्लासरूम की बात करें तो टीचर्स जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग पे रिलाई करते हैं। ओके वेट, आई मिस्टेकनली गिवन यू एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेंट आई थिंक, बट एजुकेशन में भी लेट्स टॉक अबाउट इट, ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस दोनों की सेम ही होती हैं। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो आप एसोसिएट कर रहे हो चीज़ों को कि हाँ whatever you are studying, जैसे अभी मैंने तुम्हें अमिगडाला का बताया, फियर रिस्पॉन्स का बताया, तो तुम्हारे माइंड में वो एसोसिएशन बन गई है कि जब भी आए मेंशन अमिगडाला तुम्हारे माइंड में आएगा कि हाँ इट ट्रिगर्स द फियर रिस्पॉन्स, तो वो तुम्हारी लर्निंग हो गई बिकॉज नाउ यू हैव एसोसिएटेड विद इट, राइट। देन मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में बात करें तो एंग्जाइटी रिस्पॉन्सेज वगैरह को रिड्यूस करने के अंदर हेल्प होता है, फोबियाज को ट्रीट करने के लिए हेल्प होती है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में हेल्प होती है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज बेसिकली, मैं प्रोसेस बता देती हूँ पूरा, इसमें क्या होता है कि आपको एक बोला जाता है कि अपने जो भी आपको एंग्जाइटी हो रही है जिस चीज़ से, उसको लिखते जाओ, कम से ज़्यादा, जैसे मुझे स्पाइडर से कम हो रही है एंग्जाइटी, मुझे लिजर्ड से ज़्यादा हो रही है, मुझे लायन से और भी ज़्यादा हो रही है, तो मैं ऐसी बहुत लंबी लिस्ट बनाऊँ और धीरे धीरे देन थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट स्टार्ट्स टू गो ओवर दोज रिस्पॉन्सेज, कि जैसे ही थोड़ी सी मतलब आपने स्पाइडर बोला मुझे हल्की सी एंग्जाइटी हुई थी ना, आई विल स्टॉप एंड आई विल टेक डीप ब्रीदिंग एंड आई विल जस्ट कम बैक देयर एंड देन आई विल डू इट अगैन। तो जैसे जैसे मैं रुक रही हूँ और डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ, आई एम टेलिंग माई बॉडी दैट आई एम सेफ राइट नाउ एंड नथिंग इज़ एक्चुअली रॉन्ग, सब ठीक है वाली चीज़। तो धीरे धीरे आप लिस्ट के नीचे बढ़ सकते हो एंड जो सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी ट्रिगर कर रही है ना, वो चीज़ भी कम हो सकती है। बायो फीडबैक एंड मेडिकल कंडीशनिंग, पेशेंट्स जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल गेन कर लेते हैं अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के साथ, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, मसल टेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे, एसोसिएशन के बेसिस पे। एसोसिएशन में ऐसे समझाऊँ तो अगर मान लो यू लेट्स से that you had a breakup recently
एंड देन यू हियर दैट पर्सनस नेम, तो मैं एकदम से वो चीज़ ट्रिगर करेगी, एंग्जाइटी ट्रिगर होगी, बॉडी का हार्ट रेट वगैरह ट्रिगर होगा। तो तुम्हारी वो, क्योंकि बॉडी ने एसोसिएशन क्रिएट कर ली है कि हाँ दिस पर्सन हर्ट मी, तो इफ दिस पर्सन कम्स अगैन आई विल गेट हर्ट, तो वो एक एसोसिएशन बन गई है। बट धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट टू एसोसिएट इट विद समथिंग एल्स कि हाँ आई एम सेफ राइट नाउ, कुछ नहीं हो रहा, देन इट स्टार्ट्स टू यू नो रिड्यूस योर एंग्जाइटी। इम्यून सिस्टम के अंदर भी बहुत ज़्यादा इट वर्क्स कि अगर मान लो एक ड्रग बार बार आपको मिल रहा है, तो आप वो ड्रग जब भी लोगे आप उसको, अच्छा यू नो हैव यू गाइज हर्ड ऑफ द स्पिट मेथड, तो उसमें क्या होता है कि व्हेन यू ड्रिंक अ कोल्ड ड्रिंक तो या एनर्जी ड्रिंक, तो तुम्हें एनर्जी आती है, ठीक है, तो तुम्हारे जो टंग होती है उस पर सर्टेन टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो उससे यू नो एनर्जी को यू नो इनटेक करते हैं, जो आपको ट्रिगर करते हैं कि हाँ नाउ वी हैव टू बी एक्टिव। तो वो चीज़ ऐसी होती है कि अगर तुमने सिर्फ स्मेल भी कर ली ना एनर्जी ड्रिंक, तो तुम्हारी नींद थोड़ी थोड़ी उड़ने लग जाएगी, तुम्हें एनर्जी आने लग जाएगी। वाई? बिकॉज नाउ यू नो कि ये जब भी मैं इनटेक करता हूँ एनर्जी ड्रिंक, तो आई गेट वेरी एनर्जाइज, माई बॉडी गेट्स रिएक्ट्स अ सर्टेन वे। तो जैसे ही तुमने उसको स्मेल भी कराना, योर बॉडी विल रिएक्ट अ सर्टेन वे। अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजर्स अटेम्प्ट टू क्लासिकली कंडीशन फेवरेबल कंज्यूमर एटीट्यूड्स टू प्रोडक्ट्स बाय एसोसिएटिंग। सो अगर मान लो तुम्हारा जो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, आई कांट रिकॉल अ सेलिब्रिटी बीइंग इन अ एड, मैंने बहुत टाइम से टीवी नहीं देखा है, बट लेट्स जस्ट से देर इज़ अ सेलिब्रिटी दैट डज अ एड, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट रणवीर सिंह डज अ क्लोजअप का एड। आई नो दैट ही डजंट डू इट, बट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। तो तुम्हारा अगर रणवीर सिंह के साथ बहुत अच्छा एसोसिएशन है, तुम्हें लगता है कि वो सो अमेजिंग पर्सन ये वो, तो जैसे ही तुम उसके साथ उसको किसी प्रोडक्ट के साथ देखोगे तो आपको लगेगा कि क्योंकि रणवीर सिंह बहुत अच्छा है तो उसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होगा, देन यू विल एंड अप बाइंग दैट क्लोजअप और व्हाटएवर। देन वी हैव पेरेंटिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब मतलब इट्स अगैन दोज बेसिक थिंग्स ओनली कि आप बार बार यू नो कंडीशन होते हो। आई विल गिव यू गाइज लाइक प्रॉपर क्लासिकल कंडीशनिंग का, मैंने गलती से ऑपरेंट का लगा दिया है यहाँ पे, वेट, ये ऑपरेंट का मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें क्लासिकल कंडीशनिंग का नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। मोर और लेस प्रिंसिपल सेम ही होता है। आई ऑल्सो टेल यू गाइज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सो एज ऑफ नाउ दैट्स इट, यू गाइज कैन गो। ये जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट, बिकॉज आई नो बहुत ज़्यादा सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो अभी लग रहा है कि कुछ नहीं है, बेसिक है, बट माइंड में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यू एसोसिएट इट, यू डू योर लर्निंग प्रॉपर अच्छे से, एंड देन कम बैक फॉर द नेक्स्ट क्लास। सो बाय बाय गाइज, एंड डू लेट मी नो सर्टेन एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर लाइफ इन द कॉमेंट सेक्शन जहाँ पे तुमने क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपीरियंस करी थी। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, टेक केयर।